तो बच्चों पॉइंट है वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब। इस पॉइंट में पढ़ते पढ़ते एक लॉ आएगा, राउल्ट लॉ। इसका इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो पहले हम लोग समझते हैं अच्छा से वेपर प्रेशर के बारे में। तो देखो, एक कंटेनर है जिसमें कोई लिक्विड है। क्या है? कोई लिक्विड है और ये उसका मॉलिक्यूल्स है। लिक्विड का सरफेस यहां तक है। अब जैसे ही इसे ढक दिया जाए तो एक निश्चित टेम्परेचर पर क्या होगा, ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स अपना अट्रैक्शन को छोड़कर ये ऊपर की ओर आने लगेगा। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन टूट के ऊपर गैस के फेज में आना ही भाप कहलाता है। इससे हम लोग इवेपोराइजेशन भी कहते हैं। तो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है और ये मॉलिक्यूल्स गैस के फेज में आ रहा है। कुछ देर बाद क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स जो है जहां पर चिपकता है, यानी इसके सरफेस में ही ये गैस के मॉलिक्यूल्स है, वेपर मॉलिक्यूल्स है। ये मॉलिक्यूल्स जब लिक्विड के सरफेस पर आता है तो रिटर्न लिक्विड के स्टेट में आ जाता है। मतलब यह है कि देखो, लिक्विड कुछ देर बाद एक निश्चित हीट पर वेपर बनाता है और ये वेपर कुछ देर बाद लिक्विड में आ जाता है, जिसे हम लोग पढ़े हैं इक्विलिब्रियम कहते हैं, इन हिंदी में साम्य अवस्था। जब ये मॉलिक्यूल्स गैस बनता है, वेपर लिक्विड यानी, तो लिक्विड के सरफेस पर कुछ प्रेशर क्रिएट करता है। इसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर। जैसे साइकिल के चक्का में यदि हवा का मान 0 हो तो पहले हवा भरने में बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही हवा उसके अंदर में चल जाए वैसे वैसे पंप चलाने में दिक्कतें होती हैं। मतलब यह है कि गैस की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी कुछ प्रेशर लगाता है और पंप जो है पूरा फोर्स के साथ नीचे एग्जर्ट करना पड़ता है। तो वैसे ही ये मॉलिक्यूल्स जब गैस के फेज में आता है तो क्या होता है, लिक्विड के सरफेस पर कुछ प्रेशर डालता है। इसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर। अब इसे हम लोग किस तरह से लिखें वो देखो। लिखना ऐसा है कि एट डिफाइनाइट टेम्परेचर, क्या लिखेंगे, टेम्परेचर यानी एक निश्चित ताप, इक्विलिब्रियम दी प्रेशर एक्सर्टेड इक्विलिब्रियम में जो प्रेशर का निर्माण होता है किसके द्वारा होता है, तो बाय सैचुरेटेड वेपर मॉलिक्यूल्स। मतलब वेपर का जो मॉलिक्यूल्स है उसके द्वारा क्या होता है, प्रेशर का निर्माण होता है। किसके सरफेस पे, तो ऑन दी लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ये हो गया डेफिनेशन। वेपर प्रेशर क्या है
अब इसको हिंदी में आते हैं हम लोग, इसका हिंदी हम लोग कैसे करें। तो देखो क्या साम्य अवस्था, इक्वल वेरिएबल स्टेट में लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे साम्य अवस्था, ठीक है। साम्य अवस्था में निश्चित ताप, ठीक है, निश्चित ताप पर संतृप्त वाष्पीय कणों द्वारा द्रव की सतह पर निर्मित दाब को ही वाष्प दाब कहा जाता है। इस तरह का डेफिनेशन है, ठीक है। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है, जब वो गैस में कन्वर्ट हुआ और गैस जब वो मॉलिक्यूल्स लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर क्रिएट करता है, उसी प्रेशर का नाम दिया गया है वेपर प्रेशर। और हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई लिक्विड को बंद करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स लिक्विड के फेज में ऊपर की ओर भी चिपक जाता है, लेकिन ज्यादातर मॉलिक्यूल्स नीचे की ओर आता है और जो प्रेशर लगाता है वही है वेपर प्रेशर। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब इसका इफेक्ट के बारे में। तो बच्चों, मेरा अगला पॉइंट है वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। तो सबसे पहला पॉइंट है नेचर ऑफ लिक्विड, यानी द्रव का प्रकृति। तो देखो, लिक्विड में होने वाले अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, उतना मॉलिक्यूल्स को अलग होने में दिक्कतें होगी, और अलग होने के बाद जब वह प्रेशर लिक्विड के सरफेस पे लगेगा, उसी का नाम है वेपर प्रेशर। तो बच्चों, यदि अट्रैक्शन बहुत ही हाईली होगा तो अलग होने में मुश्किलें, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कमेगा यानी घटेगा। तो क्या है यहाँ पे देखो, वेपर प्रेशर का डिफरेंटिंग फॉर्म है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यदि मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर बनना कम हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। देखो, एक कंटेनर में H2O है और एक कंटेनर में ईथर का मॉलिक्यूल्स है। क्या है? ईथर का मॉलिक्यूल्स है। तो हम लोग जानते हैं कि H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जबकि ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड काफी स्ट्रांग है यहाँ पर, इसलिए H2O के मॉलिक्यूल्स को अलग होने में दिक्कतें होती है। इसीलिए H2O में वेपर प्रेशर बनना या उसका भाप बनना मुश्किल होता है। लेकिन देखो, ईथर में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही लोअर होता है। इसलिए क्या हो रहा है कि वह एट ए रूम टेम्परेचर पर ही ईथर के मॉलिक्यूल्स जो है वो अलग होके वेपर बन जाता है। ठीक है, इसलिए ईथर के मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन फोर्स कम होने के कारण वेपर प्रेशर इसका क्या होगा, ज्यादा होगा इसके कंपेयर में। देखो, ईथर का परफ्यूम आता है, परफ्यूम सील ट्यूब में आता है, क्योंकि ईथर क्या होता है, वेपर है और वो इजीली क्या है, मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा। लेकिन कभी हम देखे हैं कि एक डब्बा में यदि H2O है तो ये H2O बाहर निकल गया, इजीली बाहर निकल गया, ऐसा नहीं है। तो यानी क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, घटेगा। ये रहा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट देखो 2, पॉइंट 2 है टेम्परेचर पे आते हैं हम लोग। टेम्परेचर देखो, वेपर प्रेशर का रिलेशन टेम्परेचर से इनवर्सली नहीं है। क्या है, यहाँ पे देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती में है। मतलब ये कह रहा है कि वेपर प्रेशर तब बढ़ेगा
जब टेम्परेचर बढ़ेगा। ये आम बात है, हम लोग देखते हैं यदि कोई लिक्विड को क्या है कि कम हीट में गर्म करते हैं तो वेपर प्रेशर तो देगा, लेकिन ज्यादा हीट में गर्म करने से क्या होता है, वह इजीली वेपर देता है, क्योंकि उसका अट्रैक्शन फोर्स हीट के फॉर्म में एनर्जी मिल जाता है मॉलिक्यूल्स को, और मॉलिक्यूल्स इजीली ब्रेक कर जाता है और वह इजीली ऊपर की ओर वेपराइज कर जाता है। तो हीट बढ़ेगा, वेपराइज क्या होगा, बढ़ेगा। एक बेस्ट एग्जांपल है, देखो प्रेशर कुकर में जैसे हम लोग ढक्कन को बंद करके हीट करते हैं तो क्या होता है, उसमें मॉलिक्यूल्स जो वेपराइज है वे मॉलिक्यूल्स भी पूरा सरफेस में आ जाता है, क्योंकि वो सील ट्यूब में है और जो प्रेशर लिक्विड के सरफेस पे क्रिएट होता है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को भी ऊपर ले आता है। तो उस मॉलिक्यूल्स जो ऊपर की ओर आया और लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर दिया, वही है वेपर प्रेशर। इसका दो इफेक्ट है, एक है नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड डिफरेंट होगा तो वीपी का वैल्यू भी डिफरेंट आ सकता है, टेम्परेचर बढ़ेगा वीपी का वैल्यू बढ़ेगा। अब देखो यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है, यदि हम लोग टेम्परेचर को लेंगे, देखो वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर है जिसका वैल्यू बढ़ रहा है, और यहां पर हम लेते हैं टेम्परेचर का वैल्यू एट ए केल्विन, ठीक है, और कंपेयर करेंगे हम लोग, टेम्परेचर का बढ़ते क्रम है ये, कंपेयर करेंगे हम लोग कुछ कंपाउंड को लेकर, तो ये है डाई इथाइल ईथर। देखो डाई इथाइल ईथर के मॉलिक्यूल्स इजीली वेपर देगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स क्या है, कम है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं है। इसके बाद आप लोग कंपेयर करोगे अल्कोहल के मॉलिक्यूल, तो एक कंपाउंड ले लेते हैं, वो है इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल में तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन इसमें अल्काइल पार्ट होने की वजह से भी क्या होता है, रिपल्सन क्रिएट हो जाता है, इसलिए इसका अट्रैक्शन क्या है लेकिन कम है। किसके कंपेयर में कम है, तो बच्चों H2O के कंपेयर में कम है, क्योंकि H2 में अल्काइल पार्ट नहीं है, काफी ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स रखता है, इसलिए क्या होगा, इथाइल अल्कोहल का जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है, उसके बाद होता है इथाइल अल्कोहल का, और फाइनली किसका है, H2O का। तो ये क्लियर हो गया होगा कि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, तो फोर्स होने के वजह से वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, फोर्स ज्यादा वेपर प्रेशर कम, ठीक है। अब इसको हम लोग लिखे कैसे, देखो तो बच्चों वेपर प्रेशर के इफेक्ट के जो कारक है, फैक्टर है, उसको हम लोग बेहतर और अच्छा से कैसे लिखे अच्छा मार्क्स के लिए। तो पॉइंट नंबर 1 है, देखो क्या है कि लिक्विड का प्रकृति ऐसा होगा कि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना कम वेपर बन पाएगा, अर्थात वेपर प्रेशर भी कमेगा। पॉइंट 1 के लिए एक्सप्लेन है ऐसा, यहाँ पे नीचे में हम लिख दिए हैं सारी बातें। अब पॉइंट नंबर 2 क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर बनना इजी होगा, अर्थात टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन समानुपाती में है, और इसको यहाँ पे लिखे हैं, और जहां ईथर अल्कोहल H2O को लेके भी यहाँ पे कंपेयर किए हैं, ईथर का वेपर बनना इजी होगा अल्कोहल का। उसके बाद क्या है H2O का, जो मैं कहा पहले, इसको बढ़िया से नोट करें और नोट अपने से करें, ताकि अपना नोट लिखने में, देखने में और पढ़ने में भी अच्छा होगा, और साथ ही याद भी होगा, और बाकी नोट्स तुम लोगों को हम देंगे। एक कंटेनर है जिसमें कोई लिक्विड ए है जिसे हम लोग सॉल्वेंट यानी विलायक कहें। अब देखो ये सॉल्वेंट को रोकने वाला कोई दूसरा मॉलिक्यूल्स यहाँ पे नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल्स इजीली वेपराइज करेगा, अट्रैक्शन टूटेगा भी, और मॉलिक्यूल्स दूर भी जाएगा इससे, और मॉलिक्यूल्स जैसे ही दूर जाएगा मॉलिक्यूल सरफेस पे आके क्या होगा यहाँ पे वेपर प्रेशर को क्रिएट करेगा। अब मान लो एकाएक इसमें B जैसे सॉल्यूट को डाल दिया जाए, B जैसे सॉल्यूट को
डाल दिया जाए। तो बच्चों सॉल्यूट के पार्टिकल्स यहाँ पे नॉन वोलेटाइल है, यानी अवाष्पशील है, उड़ने वाला नहीं है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है जो भाग रहा था उसके रेट को क्या करेगा, कम कर देगा, जाने का रेट को भी कम करेगा। और सरफेस को घेर दिया है तो सरफेस पे आने का रेट भी कम हो जाएगा और सरफेस पे बहुत ही कम प्रेशर लगा पाएगा। इससे नए मॉलिक्यूल बहुत ही कम ऊपर की ओर आएगा। तो मतलब क्या होता है कि जब नॉन वोलेटाइल यानी अवाष्पशील सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला जाए तो क्या होता है, जैसे सॉल्वेंट आगे वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा था अब वैसा नहीं रहा। बच्चों जब हम लोग घरों में चाय बनाते हैं तो जब कुछ भी दिए नहीं है तो वेपराइज इजीली होता है, लेकिन जैसे ही चायपत्ती चीनी आ जाए तो देखना वेपर प्रेशर में थोड़ा सा लोअर यानी कमी होती है। वही बात यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जब कोई प्योर सॉल्वेंट है तो वेपर बनना बहुत इजी है, लेकिन यदि उसमें कोई नॉन वोलेटाइल यानी अवाष्पशील सॉल्यूट यदि आ जाए तो क्या होगा, सरफेस एरिया को सॉल्यूट घेर लेगा, जिससे सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स है वो ऊपर आने का रेट क्या है, कम हो जाएगा। कभी हम लोग दुकान में देखे हैं कि समोसा या फिर जलेबी उड़ रहा है, क्योंकि वो क्या है, नॉन वोलेटाइल होता है। वैसे ही यहां पर क्या है, बी को लिए हम लोग। अब इसी पर हमारे राउल्ट अंकल ने एक लॉ दिया। लॉ ऐसा है कि देखो मान लो वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ए, शॉर्ट में कह सकते हैं या फिर पी ए, या कुछ कुछ बुक में इसे पी एज भी लिया है। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए का जो पार्टिकल्स है उसका वीपी का वैल्यू जब बढ़ेगा तो क्या होगा, ज्यादा ए पार्टिकल्स ऊपर की ओर वाष्प होगा, वेपर होगा। यानी इसी वाष्प होने से क्या होगा, यहाँ पे ए पार्टिकल का रेट कम हो जा रहा है, ए पार्टिकल यहाँ पे कम हो रहा है। तो ए पार्टिकल कम होने से उसी रेट को हम लोग इंडिकेट करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए से। जैसे बच्चों हम लोग हेनरी लॉ में पढ़े थे क्या कि जैसे ही प्रेशर लगाएंगे विलेयता सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। यहां पर क्या होगा, जितना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा उतना सॉल्वेंट के पार्टिकल्स वो ऊपर की ओर आने लगेगा। इस तरह से रिलेशन ऐसा होगा। तो यहां पर यही लॉ क्या है, राउल्ट लॉ है। राउल्ट अंकल ने कहा है कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यानी ए यहाँ पे क्या है, वोलेटाइल के लिए है। किसके लिए है, यहाँ पे वोलेटाइल के लिए है। अब देखो यहाँ पे पार्टिकल क्या लिया हम, जो पार्टिकल वोलेटाइल आपको यहाँ पे दे, वोलेटाइल इजीली दे, ये है लॉ उसका। लेकिन यदि कहा जाए कि आप राउल्ट के इक्वेशन को लाओ, तो देखो इक्वेशन ये नहीं है, ये तो उसका लॉ कहा हमने। इक्वेशन को निकालते हैं हम लोग कैसे, देखो ये तो उसका लॉ है, लॉ को लिखाएंगे अभी हम लोग, ठीक है। पहले हम लोग चलते हैं इक्वेशन को कैसे लाएंगे। देखो यहां पर जो प्योर मॉलिक्यूल्स होगा, एक बात कर लेते हैं यहां पे हम लोग। मान लो एक कंटेनर है और कंटेनर में कोई ए मॉलिक्यूल्स है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे वेपर प्रेशर को हम लोग इंडिकेट करते हैं पी नॉट ए से। पी नॉट ए से, पी नॉट ए का मतलब होता है और किसी के बिना, ओनली ए, प्योर सॉल्यूशन, इसमें कोई सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं है। तो इजीली ए के मॉलिक्यूल्स ऊपर की ओर और भाग जाएगा, उसमें इसको रोकने वाला कम नहीं। हमेशा याद रखना वेपर प्रेशर जो है ऐसे मॉलिक्यूल्स का ज्यादा होगा।
क्योंकि इसमें सॉलिड डिजॉल्व नहीं है, इसलिए यहां पे नॉट लगाया मैंने। ओनली क्या है यहाँ पे, ओनली ए है। अब इसका यूज होगा यहां पे, करेंगे हम लोग, अभी आएंगे। तो देखो इक्वेशन तो ऐसा है, इसको मैंने इस तरह से लिखा हूं, पी ए, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसी को तोड़ता हूं मैं इस तरह से, पी ए इक्वल के इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, यहां पे ये क्या है, मोल फ्रैक्शन, इसके लिए पार्टिकल ए के लिए। देखो यदि हम लोग एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का वैल्यू 1 ले लें तो मतलब क्या जानते हो, मतलब है या प्योर सॉल्यूशन है। क्योंकि देखो एक कंटेनर में यदि पार्टिकल्स ओनली ए रहेगा तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 1। क्योंकि हम लोग जानते हैं, मोल फ्रैक्शन में पढ़ चुके हैं, यदि कंपोनेंट मान लो 2 होता है तो ऐसा होता है आंसर। यदि कंपोनेंट मान लो कुछ भी नहीं है, ये नहीं है, बी नहीं है, तो क्या ए इक्वल 1, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 1 लिखने का मतलब क्या है, प्योर सॉल्यूशन है, उसमें ओनली कंपोनेंट 1 है। तो हम चलो मान लेते हैं कि सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट है वो ए है, ठीक है। तो यहां ये जो वैल्यू देख रहे हो, यहाँ पे 1 रखो, इस जगह में 1 रखा करो, तो k इक्वल क्या आएगा, k इक्वल यहाँ पे पी ए नहीं आएगा, पी नॉट ए आएगा। देखो जब भी ऐसा सॉल्यूशन रहे तो उस सॉल्यूशन का मैं अभी कहा एनी टाइम वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। तो देखो ये क्या है, पूरा सॉल्यूशन है, इसमें ए भी है और बी भी है, लेकिन हम लोग जो अभी न्यू सॉल्व कर रहे हैं उसमें क्या है, ए है, बट क्या है इसमें बी नहीं है, बी नहीं है। इसलिए ऐसे प्रेशर को इंडिकेट करने के लिए पी नॉट ए, इसका वैल्यू जब हम लोग यहाँ पे 1 रखूंगा तो k का वैल्यू को निकालूंगा, तो k का वैल्यू रखते समय वेपर प्रेशर में नॉट का यूज होगा, मतलब और कोई नहीं। तो इसमें k का वैल्यू को लगाएंगे, तो देखो k का जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में रखो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 k का वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल दो, तो पी ए इक्वल क्या होगा, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसी इक्वेशन को राउल्ट अंकल ने कहा राउल्ट इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नोन एज राउल्ट इक्वेशन। तो देखो राउल्ट इक्वेशन से और एक बात सामने आती है कि सॉल्यूशन का किसी एक कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन और प्योर स्टेट के इनटू के इक्वल होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दोनों का रिलेशन यहाँ पे आ गया। ये है सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूट भी डिसॉल्व है और इसमें सॉल्यूट नहीं है, तो ये मोल फ्रैक्शन के इनटू के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। और देखो न्यूमेरिकल में ऐसे भी क्वेश्चन आता है, इसका वैल्यू दिया हुआ है और इसका भी वैल्यू दिया हुआ है, तो पूछेगा कि उस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालो, तो देखो यहाँ पे ये इक्वेशन प्राप्त हो गया। यहां से लिए मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इस चीज को नीचे में लाया हूं और ये यहीं पर है। तो राउल्ट का जो लॉ है कैसे हम लोग लिखें, तो देखो राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट ऐसा होगा जो बहुत ही बेहतर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आओ देखो, ये जो ए है कोई वॉलेटाइल यानी उड़नशील कण है और उसका दाब वाष्प दाब वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर है और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। दोनों का रिलेशन क्या है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एट गिवन दिए गए टेम्परेचर पर। ये तो उसका लॉ हो गया। अब इसी लॉ से हम लोग राउल्ट का इक्वेशन को निकालेंगे। तो देखो, सबसे पहले आप एक बात को समझ लो कि प्योर स्टेट का मतलब क्या होता है। देखो, जब कोई सॉल्यूशन में कोई एक ही टाइप के कंपोनेंट हो और वह वोलेटाइल हो, उड़ने की कैपेसिटी रखता हो, यहां पर कोई और सॉलिड पार्टिकल्स नहीं है, तो यहां पे हम लोग इंडिकेट करेंगे एक्स ए इक्वल 1, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल 1। लेकिन यहां पे क्या है, एक्स बी जो है वो एब्सेंट है, वो नहीं है। तो ये है प्योर सॉल्यूशन। और प्योर स्टेट में Vp का वैल्यू क्या होगा, तो उसको इंडिकेट करते हैं ऐसे हम लोग कि P नॉट ए लिखकर, क्योंकि देखो यहाँ पर सारे ए कंपोनेंट है, बी नहीं है, तो ए का पार्टिकल इजीली वेपर हो जाएगा। तो इसके वेपर प्रेशर को हम लोग इंडिकेट करेंगे क्या लिखकर, P नॉट ए लिखकर। ठीक है, यहाँ पे बी नहीं है, प्योर स्टेट में है ए का सॉल्वेंट पार्टिकल्स। तो देखो, इसी इक्वेशन को हम लोग यदि इक्वल करना चाहेंगे तो वेपर प्रेशर इक्वल के, यहाँ के क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इक्वेशन ये क्या है 1 हो गया। अब यहाँ पे देखो, यदि हम लोग प्योर स्टेट की बात करने जाएंगे, इन प्योर स्टेट, इन प्योर स्टेट, तो इसमें क्या होगा, देखो एक्स ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, सो दैट यहाँ पे देखो इसका वैल्यू 1 यहाँ पे रखोगे तो के को हम लोग क्या लिखेंगे, P नॉट ए। देखो यहाँ पे मैं कहा अभी, जब ओनली ए रहेगा तो उसका वेपर प्रेशर को P नहीं, P नॉट ए मतलब क्या है, ओनली ए है और कोई नहीं। तो यहाँ पे ये जो देख रहे हो, इसका वैल्यू है, यहाँ पर रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, के का वैल्यू यहाँ पर रखो तो क्या होगा, P ए, यहाँ पे क्या होगा, P नॉट ए इंटू क्या होगा यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये क्या है, देखो ये जो इक्वेशन आ गया, इसी को हम लोग कहते हैं राउल्ट का इक्वेशन। ठीक है, अब देखो अगले पॉइंट में हम प्रूव कर देंगे कि यदि मान लो यहाँ पे नॉन वोलेटाइल का बी पार्टिकल्स यदि आ जाए तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इक्वेशन दिया गया है वोलेटाइल पार्टिकल्स के लिए। इसको लिख लो। हमें प्रूव करना है कि यदि सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल यानी अविलय सॉल्यूट है तो रॉड के इक्वेशन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए आइए हम लोग प्रूव करते हैं। इसके लिए एक सॉल्यूशन लिए हैं जो बाइनरी है, इसमें ए है और कंपोनेंट क्या है, बी है। ए क्या है, सॉल्वेंट, और बी क्या है बच्चों, बी है सॉल्यूट। अब देखो ए और बी में बी क्या है, यहाँ पे अवाष्पशील यानी अविलय, और ये जो लिखे हैं बाइनरी मतलब क्या है, द्विअंगी, दो यहाँ पे अंग है ए और बी। ठीक है, तो अब देखो टोटल प्रेशर यहाँ पे निकालेंगे हम लोग। तो टोटल प्रेशर जो है निकालेंगे तो इस तरह से लिखते हैं पी टी, बिलियन में सॉल्यूशन में टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, तो कंपोनेंट क्या है, ए का है और क्या है, बी का है। तो राउल्ट के इक्वेशन से हम लोग यदि पी ए को लेंगे तो हम लोग जानते हैं इक्वेशन क्या है, पी नॉट ए इंटू क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, कंपोनेंट ए के लिए, और बी के लिए इक्वेशन ठीक ऐसे ही होगा, यहाँ पर बी होगा पी नॉट बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब यहाँ देखो जो दोनों का वैल्यू है उसको पुट करेंगे पी टी, तो पी टी का मतलब क्या है, मतलब है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी बिलियन का कुल वाष्प दाब। ठीक है, तो अब देख लो या जो पी टी लिखे हम लोग,
तो पी टी इक्वल यहाँ पे क्या होगा, पी नॉट ए, और यहाँ पे होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, फिर यहाँ पे क्या होगा प्लस बी के लिए पी नॉट बी हो गया। दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, देखो जोड़ने से इक्वेशन पे क्या इफेक्ट होगा वो देखो। यहाँ पर मैंने बोला अभी आपको कि P क्या है, नॉन वोलेटाइल है। जब P यहां से उड़ेगा ही नहीं तो उसका कोई वेपर प्रेशर होगा। B एक ऐसा पार्टिकल्स है जो बच्चों क्या होगा, जितना भी हीट दिया जाए B उड़ने वाला नहीं है, और ना ही वो वेपराइज करके सरफेस पे आएगा और Vp बनाएगा, क्योंकि B जो पार्टिकल्स है वो उड़ने वाला नहीं है, नॉन वोलेटाइल है। तो देखो एक एग्जांपल ले लो, यदि मान लो कोई स्टूडेंट कह दे कि हम समझूंगा ही नहीं, पढ़ूंगा ही नहीं, तो जितना भी चिल्ला लो व्यर्थ है, उसका Vp 0 है। तो यहां देखो ये जो आप देख रहे हो P नॉट B का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ B क्या सॉल्यूट है, 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा 0 होगा। तो पी टी इक्वल पी नॉट ए इन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, या फिर क्या होगा 0 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो क्या होगा पी टी इक्वल पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब इसको गौर करो, हम बोले थे कि यदि कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड हो तो राउल्ट का इक्वेशन जैसा था वैसे ही है, नो चेंजिंग। लेकिन अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट जो है वोलेटाइल है। ऐसे भी एग्जांपल है, जैसे मान लो वाटर भी है और वाटर में अल्कोहल डिसॉल्व है, ठीक है। वाटर में क्या है, अल्कोहल डिसॉल्व है, वाटर में ईथर डिसॉल्व है। तो बच्चों ये अल्कोहल ईथर जो है वो तो वोलेटाइल से उड़ सकता है, तो इसलिए वैसे एग्जाम्पल के लिए इक्वेशन क्या होगा हम लोग पढ़ेंगे, इसको लिख लें। मान लो क्वेश्चन आ जाए कि एक सॉल्यूशन में ए और बी दोनों ही वोलेटाइल है, तो उसके लिए राउल्ट का इक्वेशन क्या होगा। तो चलिए आइए सॉल्यूशन से निकालते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन को पहले लिखते हैं, दोनों ही वोलेटाइल है, ये तो अगली वाला है, यहाँ पे वाष्पशील है दोनों ही ए और बी। तो बच्चों यहां तक तो एकदम कॉमन चलेगा, यहां तक टोटल निकाल रहे हैं ए और बी दोनों के लिए वेपर प्रेशर जो पीटी है यहाँ पे। अब ए के लिए फॉर्मूला राउल्ट का इक्वेशन, बी के लिए ये है, यहाँ पे पीटी रखे हैं, यहाँ पी ए का, यहाँ पे पी बी का वैल्यू को ऐड किए हैं यहाँ पे। अब देखो क्या चेंजिंग होगा, हम लोग एक बात को जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस बी इक्वल क्या है 1। तो यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू क्या होगा 1 माइनस एक्स बी, तो क्या है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ये तो P नॉट ए है, लेकिन एक्स ए का इक्वेशन मैंने क्या निकाला 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस P नॉट B मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अब इसको इससे इंटू कर दो, तो P नॉट ए माइनस P नॉट ए इंटू क्या होगा इंटू P इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, और यहाँ पे है P नॉट B और ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ये जैसा था वैसे ही होगा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ देखो प्लस को हमने कॉमन लिए हैं, दोनों में कॉमन क्या है, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ B कॉमन है। देखो बच्चों हमने इसको लिया, इसलिए ये वाला जो पोर्शन है वो आगे होगा। यहाँ देखो प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, ये तो मैंने कॉमन ले लिया हूं, माइनस यहाँ पे है, प्लस माइनस के माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे होगा P नॉट ए, ठीक है। अब आप देख लो ये है इक्वेशन उसके लिए जब सॉल्यूशन में दोनों ही कंपोनेंट वोलेटाइल है, तो राउल्ट हमारे गुरुजी ने ये इक्वेशन को दिया है। तो इस तरह से लिख लें।
अगला पॉइंट जो आने वाला है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें कहा गया है कि राउल्ट के इक्वेशन का एग्जाम्पल कौन कौन ऐसा सॉल्यूशन है जो राउल्ट के इक्वेशन को ऑबे यानी पालन कर सकता है। तो अगला वीडियो यानी अगला एपिसोड देखना ना भूलें। टेक केयर।